और 12th क्लास वालों के लिए है, ठीक है, 12th कॉमर्स वालों के लिए है। तो हमने आयोजन का जो संचालन कार्यों का जो वर्णन है हमने पढ़ा। कुंतज ने और डोनल ने अपना वर्गीकरण दिया: आयोजन, व्यवस्था तंत्र, क्रम व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। हेनरी फ्योल का भी यही सिस्टम है: आयोजन, व्यवस्था तंत्र, प्रबंध, आदेश देना, संकलन और नियंत्रण। पीटर ड्रकर का भी यही नियम है: व्यवसाय का संचालन, संचालकों का संचालन, श्रमिक और कार्य का संचालन। ल्यूथर गुल्लिक का वर्गीकरण: आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन, संकलन, सूचना प्रक्षेपण और अंदाजपत्र। जॉर्ज टोरी का वर्गीकरण: आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण। इवन गुड्स कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मे एंड चेंज द फ्यूचर। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए वास्तविकताओं का चुनाव करना, उनके मध्य आंतरिक संबंध स्थापित करना और आवश्यक प्रवृत्तियों के अवलोकन और निर्माण के लिए पूर्वानुमान करना अर्थात आयोजन। संचालन कार्यों का प्रारंभ आयोजन से होता है। निर्धारित किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा कार्य कब, किस प्रकार से, कितने प्रमाण में करना है और कार्य कब पूर्ण करना है, इससे पहले से बुद्धिपूर्वक किए गए पूर्ण विचार को आयोजन कहते हैं। भविष्य के लिए पूरे विचार वर्तमान समय में भी करना अर्थात आयोजन। भविष्य में घटित होने वाले खतरों और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए आयोजन आवश्यक है। आयोजन कारण कई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन सरल हो जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हैं। श्रेष्ठतम मार्ग का चुनाव करने में आयोजन उपयोगी होता है। इसीलिए आयोजन का कार्य मूलभूत रूप से चुनाव का कार्य है। प्रबंध ऑर्गेनिज्म समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्वों का विभाजन करने वाले ढांचे को व्यवस्था तंत्र कहते हैं। आयोजन द्वारा लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम आदि निश्चित किए जाते हैं, जिनके पूर्ण करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना करनी पड़ती है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकाई की प्रवृत्ति को अलग अलग विभागों में अलग अलग मानव समूह में विभाजित कर दी जाती है और उनके अधिकार और दायित्वों का विभाजन किया जाता है। व्यवस्था तंत्र या प्रबंध करते हैं। व्यवस्था तंत्र की संरचना करने से कौन किसका निरीक्षण करेगा, कार्य संबंधी अधिकार और दायित्व किसका होगा, व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंध कैसे होगा आदि पर विचार किया जाता है। तो व्यवस्था तंत्र वही है, मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइज करता है। उस ऑर्गेनाइज में सारी बातें मतलब हमें ध्यान में रखना पड़ता है। टाइम का है, सैलरी का है, किस तरीके से फंक्शन को मतलब अटेंड जो करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है या चीफ गेस्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से है, जो मैनेजमेंट रखने वाले होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। कर्मचारी व्यवस्था स्टाफिंग एम्प्लॉय आर आर्म्स एंड लेग ऑफ यूनिट। जॉर्ज टेरी ने अनुसार वह कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य संतुलित और असंतुलित कर्मचारियों का दल बनाना, सुरक्षित रखना और विकसित करना। जहाँ इकाई होती है वहाँ कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी के बिना कहीं इकाई का आत्मा बिना अस्थि कंकाल जैसी होती है। किसी भी इकाई की प्रवृत्ति का अंतिम आधार तो कर्मचारियों के ऊपर आधारित होता है। योग्य स्थान पर, योग्य समय में, योग्य संख्या में, योग्यता वाले कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, निकालना, निवृत्ति तथा उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति संबंधी विचारधारा के आधार पर कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। कर्मचारी संतुष्ट हो तो उनके उत्साह और जोश में वृद्धि होती है, जिससे इकाई की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। कर्मचारी व्यवस्था में औद्योगिक इकाई का कार्य कर रहे कर्मचारी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन भी किया जाता है। किसी भी व्यवसायिक इकाई की सफलता का आधार कर्मचारी के ऊपर निर्भर करता है। मार्गदर्शन यानी डायरेक्शन कर्मचारी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना और उनकी देखरेख करना मार्गदर्शन कहलाता है। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इकाई में काम कर रहे कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना और उनकी प्रभावशाली देखरेख करने का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक इकाई में लक्ष्य निर्धारित करके उसका आयोजन किया जाता है और आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। माल सामग्री एवं यंत्रों का विक्रय किया जाता है। कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, परंतु जब तक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, श्रमिकों को कार्य किस प्रकार करना है उनका मार्गदर्शन न दे तो उपयुक्त सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। मार्गदर्शन के बिना संचालन के अन्य कार्य निरर्थक है। मार्गदर्शन कार्यों के अधीनस्थ को मार्गदर्शन देना
निरीक्षण करना, आदेश या सूचना करना, कार्य निर्धारित करना, कर्मचारी को प्रेरणा देना, नेतृत्व प्रदान करना आदि कार्यों का समावेश होता है। नियंत्रण, कंट्रोल, प्रयत्नों, परिमाणों तथा साधनों उद्देश्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य अर्थात नियंत्रण कहलाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब संचालन प्रक्रिया के प्रत्येक सोपान पर संकलन आवश्यक है। आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन आवश्यक है। संकलन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास प्राप्त होता है। संकलन से कई इकाई कोई भी कार्य छूटता नहीं है, नहीं दोहराया जाता है, इससे कार्य सरलता हो जाती है। लक्षण, आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय संकलन की आवश्यकता होती है, इसलिए संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव नहीं है। संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। संचालन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए। सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। व्यावसायिक इकाई के साधनों का महत्वपूर्ण उपयोग संकलन द्वारा संभव होता है। संचालन के कार्य विस्तार, मार्केटिंग करना, उत्पाद तथा उत्पाद मिश्र, नवीन पैकिंग बनाना, नवीन उत्पाद के उत्पादन द्वारा वर्तमान उत्पाद के विकास के निर्णय में उत्पाद का रूप, रंग, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं, उत्पाद विविध का समावेश होता है। कीमत, वितरण, अभिवृद्धि, मानव संसाधन का संचालन, वित्तीय संचालन और उत्पादन संचालन का भी आयोजन होता है। तो आपका सेकंड चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया है। सवाल आपको सारे करने हैं और सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे हम संचालन का सिद्धांत।